जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुण स्थान पर हम चर्चा कर रहे हैं। गुण स्थानों का समझना बहुत आवश्यक है। हमारी अनादि की मान्यता क्या है कि हम हैं पहले गुण स्थान में, हमारा श्रद्धान है पहले गुण स्थान जैसा, और हम चारित्र याद करना चाहते हैं पंचम गुण स्थान, और पंचम गुण स्थान जैसा चारित्र पाल के अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते हैं। किंतु जब हम गुण स्थानों की चर्चा करते हैं तो हमें अंतरंग परिणाम कैसे होते हैं और बहिरंग चारित्र कैसा होता है, ये दोनों बातें समझ में आती है। जब किसी जीव को चौथा या पंचम गुण स्थान होगा तो उतनी शुद्ध परिणति उस जीव को होगी। चौथे गुण स्थान में है तो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी, पंचम गुण स्थान में है तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी शुद्ध परिणति उस जीव को होगी, और उसके अनुसार बाहर का चारित्र होगा। तो अगर कोई जीव गुण स्थान का स्वरूप समझे तो वो न कभी व्यवहाराभासी हो सकता है और न कभी निश्चयाभासी। उसे निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा। इसलिए गुण स्थान का प्रकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम 7वें गुण स्थान पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से शुद्ध परिणति की शुरुआत हो जाती है। शुद्ध परिणति तो पहले भी थी, शुद्धोपयोग की कहें शुरुआत हो जाती है। सप्तम गुण स्थान के दो भेद बताए, एक स्वस्थान गुण स्थान और स्वस्थान, और दूसरा सातिशय। स्वस्थान उसे कहते हैं जब छठे से सातवें, सातवें से छठे इस तरह झूला झूलते रहते हैं, फिर से अपने स्थान पर लौट आना, उसे कहते हैं स्वस्थान। तो ये स्वस्थान अप्रमत्त संयत गुण स्थान है। 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त संयत, और जब ऐसा मुनिराज बार बार करते हैं उसे कहते हैं स्वस्थान अप्रमत्त संयत। फिर उसके बाद जब वो पुरुषार्थ करते हैं और ऐसा करते हैं कि नीचे नहीं जाएं, ऊपर की ओर बढ़ें, तो उसे कहते हैं सातिशय अप्रमत्त संयत गुण स्थान, है ना। नीचे गिरने वाले काल को कहेंगे स्वस्थान और ऊपर बढ़ने वाली चीज को कहेंगे सातिशय। तो इस तरह से इसके दो नाम, दो भेद सप्तम गुण स्थान के होते हैं। श्रेणी चढ़ते तो नहीं है इस गुण स्थान में, किंतु श्रेणी चढ़ने की पूरी तैयारी इस गुण स्थान में होती है ना। श्रेणी चढ़ते नहीं है किंतु पूरी तैयारी इस गुण स्थान में हो जाती है, क्योंकि अब अष्टम गुण स्थान में प्रवेश ही कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने सप्तम गुण स्थान की चर्चा की थी। 8वें गुण स्थान की बात प्रारंभ करते हैं, और कौन कौन श्रेणी चढ़ते हैं, कैसी श्रेणी चढ़ते हैं, उन सब की बात करते हैं। अष्टम गुण स्थान का वर्णन। अब वर्णो अष्टम गुण थाना, नाम अपूरव करन बखाना। कछुक मोह उपशम करि राखे, अथवा किंचित क्षय करि नाखे। इसमें बता रहे हैं कि अष्टम गुण स्थान कैसा है, नाम क्या है अष्टम गुण स्थान का, अपूर्व करण गुण स्थान। करण का अर्थ होता है परिणाम। कैसे परिणाम? शुद्ध परिणाम। 3 प्रकार के करण होते हैं, अधःकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ये करण 2 बार जीव को होते हैं। ऐसे शुद्ध परिणाम जो गुणस्थान बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे करण 2 बार जीव को होते हैं। पहली बार दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय उपशम या क्षयोपशम के लिए, और दूसरी बार चारित्र मोहनी के क्षय उपशम के लिए। ठीक है, 2 बार ये करण, क्योंकि मोह सबसे बड़ा हमारा शत्रु है।
तो उसे मोह को, दर्शन मोहनी को परास्त करने के लिए भी परिणाम बहुत सूक्ष्म चाहिए होते हैं। इसलिए इन 3 प्रकार के परिणामों द्वारा दर्शन मोहनी का क्षय उपशम होता है ना? और उसी तरह चारित्र मोहनी के क्षय उपशम के लिए भी यही परिणाम, यही 3 प्रकार के करण की आवश्यकता होती है। इसमें से अधः करण जो है वो सप्तम गुण स्थान में होता है, और अपूर्व करण नाम का जो करण, जो परिणाम है, वो अष्टम गुण स्थान में होता है। इसलिए अष्टम गुण स्थान का नाम ही रख दिया अपूर्व करण गुण स्थान। अपूर्व, अपूर्व मतलब पूर्व में नहीं हुए ऐसे करण अर्थात परिणाम। जो पूर्व में कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणाम का होना, उसका नाम है अष्टम गुण स्थान, है ना। इसमें लिखा उसके आगे, कछुक मोह उपशम करी राखे अथवा किंचित क्षय करी नाखे। कौन से कर्म की बात होगी? कौन से? कछुक मोह। कौन से मोह की बात है? चारित्र मोहनीय कर्म की। चारित्र मोहनीय कर्म में उपशम करता है या क्षय करता है? यहाँ कछुक लिखा है तो दोनों नहीं करता है, या तो उपशम करते हुए आगे बढ़ता है या क्षय करते हुए आगे के गुण स्थानों में बढ़ता है ना। जब 21 प्रकृतियों का क्षय करते हुए जीव आगे बढ़ता है तो उसे कहते हैं छपक श्रेणी, और जब 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे कहते हैं उपशम श्रेणी। ये श्रेणी का मानना 8वें गुण स्थान में होता है। श्रेणी वाले गुण स्थान की शुरुआत कहाँ से होती है? अष्टम गुण स्थान से, बेला भाभी, है ना। कहाँ से होती है? अष्टम गुण स्थान से। 7वें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ने की तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, और अष्टम गुण स्थान पर श्रेणी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं? एक बार उसकी परिभाषा लिख लीजिए तो आगे भी याद आए। मुनिराज क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतरागता को बढ़ाते जाते हैं, इसे ही श्रेणी पर चढ़ना बोलते हैं। किसे कहते हैं? जब 7वें गुण स्थान के आगे मुनिराज, पहली बात श्रेणी पर कौन चढ़ता है? मुनिराज ही चढ़ते हैं, श्रावक श्रेणी पर नहीं चढ़ते हैं। और कैसे? 7वें गुण स्थान के आगे मुनिराज क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतरागता को बढ़ाते हैं, इसी को श्रेणी चढ़ना बोलते हैं। सरल शब्दों में कहेंगे तो वीतरागता में वृद्धि होना, शुद्ध भावों में वृद्धि होना, उसे कहते हैं श्रेणी चढ़ना। ठीक है, बार बार शब्द आता है श्रेणी चढ़ते हैं, मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं, मतलब कोई सीढ़ियां नहीं है जो उसे चढ़ते हैं। श्रेणी चढ़ते हैं अर्थात शुद्ध भावों को बढ़ाते हैं, वीतरागता में वृद्धि करते हैं, तो उसे श्रेणी चढ़ना कहते हैं। श्रेणी 2 प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी और दूसरी होती है छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी किसे कहते हैं? कि जब चारित्र मोहनी की, है ना, उपशमता के साथ वीतरागता बढ़ती जाती है तो उसे कहते हैं उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी में कर्मों को उपशम करके दबाकर आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? कर्मों को, और कौन से कर्मों को? चारित्र मोह की भी 21 प्रकृतियां। पुष्पा आंटी 21 कौन सी हो जाएंगी? कि अनंतानुबंधी का क्षय तो चौथे में ही हो गया। जो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां हैं उनका उपशम या क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। उपशम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। अब 2 प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। अपन ने शुरू में पढ़ा था, चौथे गुण स्थान की चर्चा की थी पुष्पा आंटी, तब 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। बेला भाभी, कौन कौन से 3 प्रकार के? औपशमिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, है ना। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल तो बहुत थोड़ा था, अंतर्मुहूर्त का ही काल था। उसके बाद उपशम या छायोपशमिक सम्यक, छायिक या छायोपशमिक सम्यक दर्शन उस जीव को हो जाएगा। तो अगर उस जीव को छायोपशमिक सम्यक दर्शन है
तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ श्रेणी चढ़ने का कार्य नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, है ना। वो क्या होगा, छायोपशमिक सम्यक दर्शन औपशमिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 8वें गुण स्थान में जिस जीव को छायोपशमिक सम्यक दर्शन है वो औपशमिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होगा फिर, कन्वर्ट होगा तो उस सम्यक दर्शन को क्या बोलते हैं, उस सम्यक दर्शन को बोलते हैं द्वितीय औपशम सम्यक्त्व। द्वितीय उपशम है ना, दूसरी बार औपशमिक सम्यक तो हो रहा है, तो वही छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव की, जब क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दर्शन में मलिनता है ना, चल मल अगाढ़ दोष है, तो मलिनता के साथ कभी भी श्रेणी पर चढ़ने का कार्य नहीं हो सकता। वीतरागता इतनी बड़ी है कि उसके साथ में श्रेणी पर चढ़ने का कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए वो जीव औपशमिक सम्यक वही होता है। और औपशमिक सम्यक दर्शन कितना निर्मल है, अपन ने पहले भी बात की थी कि जैसा सिद्धों का सम्यक दर्शन है, जैसा छायिक सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन है, उतना निर्मल औपशमिक सम्यक दर्शन है। उसमें बिल्कुल भी मलिनता नहीं है। वो पानी का ग्लास याद करो कि नीचे मिट्टी बैठी हुई है, ऊपर का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसे पी सकते हैं, है ना। तो इतनी शुद्धता होती है, तो ये द्वितीय उपशम सम्यक भी कहलाता है। अब जब श्रेणी चढ़ते हैं तो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है वो सिर्फ उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। क्या कहा पुष्पा आंटी, जो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है, दो प्रकार की श्रेणी बताई, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। छपक श्रेणी में क्या करते हैं कि सारी प्रकृतियों का, 21 प्रकृतियों का क्षय करते करते आगे बढ़ते हैं, किंतु उस जीव को छायिक सम्यक दर्शन तो है नहीं। बेला भाभी, इसका लॉजिक समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों कहा कि उपशम, जो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, ऐसा सिद्धांत वाक्य है। तो ऐसा क्यों कहा कि वो नहीं चढ़ सकता है, कि ऐसा इसलिए कहा कि उसे अभी सम्यक दर्शन ही छायिक नहीं है, दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का ही क्षय नहीं किया है, तो चारित्र मोहनी की प्रकृति का क्षय का पुरुषार्थ कैसे कर सकता है। समझ में आया पुष्पा आंटी, लॉजिक समझ में आया। दो प्रकार के सम्यक दृष्टि बताए, एक द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव और एक छायिक सम्यक दृष्टि जीव। तो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है वो मात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। और लॉजिक क्या है उसका, क्योंकि उसने दर्शन मोहनी का भी अभी क्षय नहीं किया है ना, दबा हुआ है। तो अगर चारित्र मोहनी कर्म का क्षय कर दे और दर्शन मोहनी वापस प्रकट हो जाए तो ऐसे जीव की क्या दशा होगी, फिर मुश्किल हो जाएगी ऐसे जीव के लिए। तो इसलिए कहा कि द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव एकमात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। उपशम श्रेणी अर्थात चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों को दबा दबा कर आगे बढ़ते जाना। आरती जी, है ना, थोड़ा सा पहले की क्लास सुन लीजिएगा तो आप श्रेणी क्या होती है वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो अब वो जीव जो 8वें गुण स्थान में अपूर्व करण गुण स्थान में है, जिसने की उपशम श्रेणी लगाई है, वो कर्मों को दबा दबा कर 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में और 11वें गुण स्थान तक वो जीव पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है, 11वें गुण स्थान से गिर जाता है। गिर क्यों जाता है कि आप शत्रु को ज्यादा देर मुर्दा नहीं रख सकते। वो अगर मुर्दा है, मरा नहीं है, तो वो उठकर पलटकर वार करता है। और जो उपशम श्रेणी वाला जीव हो वो कौन से शत्रुओं को, चारित्र मोहनी रूपी कर्म शत्रुओं को दबा दबा कर आगे बढ़ रहा था, इसलिए 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है और वहां से गिर कर वापस 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 6ठे ऐसे आ जाता है। वो जब 11वें गुण स्थान की बात करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो पहले कौन से श्रेणी की बात की हमने, उपशम श्रेणी की बात की, जो कि 8वें गुण स्थान में होती है। और इसमें कौन जीव आगे बढ़ता है, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि कौन है उसकी भी चर्चा अपन ने की,
ठीक है। अब दूसरी श्रेणी वो चढ़ता है, उस श्रेणी का नाम है छायिक श्रेणी, छपक श्रेणी। एक पहली थी उपशम श्रेणी, दूसरी है छपक श्रेणी। छपक श्रेणी का अर्थ होता है कि चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों को क्षय करते करते आगे बढ़ता जाता है वो जीव। अब क्षय करते हुए अगर शत्रु को आप नाश करते हुए ही आगे बढ़ रहे हो तो उसके वापस उत्पन्न होने के कोई चांस ही नहीं है ना। मरी गया है तो अब वापस पलट के कैसे वार करेगा कोई भी शत्रु। तो छपक श्रेणी वो श्रेणी होती है जब कर्मों को नाश करते करते आगे बढ़ते हैं। और छपक श्रेणी कौन चढ़ता है, कौन सा जीव चढ़ता है, कि दोनों जीव, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है और छायिक सम्यक दृष्टि जीव भी छपक श्रेणी नहीं सॉरी, उपशम द्वितीयोपशम वाला नहीं, जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है वो छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है और उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है ना। जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है उसके दर्शन मोहनी कर्म का तो क्षय हो ही गया है, किंतु चारित्र मोहनी कर्मों को दबा दबा के भी आगे बढ़ सकता है और नाश करते करते भी आगे बढ़ सकता है। बहुत कठिन बात हो गई है ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं हुई है? पहले वाले ने हाँ पहले वाले ने भाभी दर्शन मोहनी की भी प्रकृतियों का नाश नहीं किया, चारित्र मोहनी की प्रकृतियों को उपशम करता हुआ आगे बढ़ा। हाँ और हाँ दूसरी वाली में दर्शन मोहनी का तो नाश कर दिया, लेकिन चारित्र मोहनी का उपशम करता हुआ जा रहा है। हाँ, उपशम भी कर सकता है और क्षय भी कर सकता है छायिक सम्यक दृष्टि जीव जो है। छायिक सम्यक दृष्टि जीव दोनों दोनों प्रकार की श्रेणी चढ़ सकता है, उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। कर्मों को, चारित्र मोह को नाश करते हुए भी आगे बढ़ सकता है और दबा दबा के भी आगे बढ़ सकता है। किंतु जो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव है, वो खाली उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। ठीक है, ये तो कर्मों की तरफ से बात हुई, किंतु वीतरागता की बात क्या है कि जो छपक श्रेणी वाला जीव है वो तीव्र पुरुषार्थी है, इसलिए उसकी वीतरागता की वृद्धि अधिक है, इसलिए वो कर्मों को क्षय कर करके आगे बढ़ते जा रहा है। अपन तो जीव के परिणाम की बात करेंगे ना, कर्मों का लेना देना जीव से नहीं है, जीव तो अपने परिणाम कर रहा है, वीतरागता में वृद्धि कर रहा है और साथ में कर्मों में ये उथल पुथल हो रही है, कर्म दब रहे हैं, कर्म नष्ट हो रहे हैं। बस ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है बेला भाभी कि कर्मों का ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वास्तव में जीव तो उस समय सिर्फ अपने परिणाम पर ही ध्यान दे रहा है, परिणामों पर भी ध्यान नहीं, कर्मों पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। जो जीव श्रेणी चढ़ रहा है आरती जी, वो क्या बारे में सोचता होगा जब वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, छपक श्रेणी चढ़ रहा है? वो ऐसा सोचता होगा, देखो मैं चारित्र मोहनी कर्म ये दब रहे हैं, इन्हें दबा दबा के मैं आगे बढ़ रहा हूं? नहीं, है ना। देखो मेरे ऐसे वीतराग परिणाम हो रहे हैं, ऐसा तो सोचता होगा? ऐसा भी नहीं सोचता है, क्योंकि वीतराग परिणाम के बारे में सोचना ये संवर तत्व है और संवर तत्व से आगे नहीं बढ़ते हैं। वो क्या सोचता है? वो सिर्फ अपने को एक आत्मा अनुभव करता है। कर्मों का क्या हो रहा है, परिणामों का, परिणामों के बारे में सोचा मतलब पर्याय के बारे में सोचा, और पर्याय कैसी है? क्षणभंगुर है। पर्याय के बारे में सोचेगा तो परिणाम में उतार चढ़ाव होंगे, पर्याय तो नष्ट होने वाली है, इसलिए वो पर्याय पर, वीतराग परिणति पर भी ध्यान नहीं देगा, तब वो श्रेणी आगे बढ़ेगा, है ना। हम कहाँ अटक जाते हैं कि गुणस्थान की बात की हमने तो हम कर्मों पे अटक जाएंगे, छपक श्रेणी उपशम श्रेणी पर अटक जाएंगे, और हुआ तो कितने कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ है इस पर अटक जाएंगे। हमको अटकना कहाँ है? हमको ध्यान क्या देना है कि वो जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है ना, उस जीव के परिणाम कैसे हैं, वैसे परिणाम मुझे करने हैं, तब मैं श्रेणी पर चढ़ पाऊंगा, है मेरे ना। को अभी एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, वो आपने बताई थी कि मुनिराज गुणस्थान पढ़ के या इसको शास्त्रों के हिसाब से चलते होंगे, या जो चलते होंगे वो शास्त्रों में लिखा होगा। तो हाँ ये सच में अब क्या हाँ। स्थिति रही होगी।
हाँ, मतलब वही बात है ना, बोझे की बात नहीं है, श्रेणी चढ़ रहे हैं तब भी बोझा नहीं है किसी भी प्रकार का। मतलब वो तो वहां श्रेणी की बात हुई। मैं तो कहती हूँ हम अगर पूजा कर रहे हैं और बोझे के साथ कर रहे हैं, अरे मेरा तो नियम है, मुझे करना ही है, तो फिर मजा नहीं आएगा पूजा करने में। जल्दी से पूजा हो जाए फिर मैं स्वाध्याय कर लूं, तो वो सही पूजा भी नहीं है ना। तो उस समय मतलब हर धर्म मतलब निर्विकल्पता का परिणाम, किसी भी तरह का विकल्प होना वो धर्म नहीं हो सकता है। तो हम तो ये आनंद का छोटे मार्ग सी बात करते हैं। हाँ, तो श्रेणी चढ़ने में कैसे आकुलता हो सकती है, निराकुलता के ही परिणाम होंगे ना। अगर कर्मों के बारे में सोचेंगे, गुण स्थान के बारे में सोचेंगे, कितनी कर्म प्रकृतियों का नाश हुआ है, कितनी कषाय चौकड़ी का नाश हुआ है, अपने वीतराग परिणाम के बारे में भी सोचेंगे तो आकुलता है, और आकुलता के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इस अष्टम गुण स्थान में कैसे निराकुल परिणाम होते हैं वो बताए। यहाँ पर लिखा, कछुक मोह उपशम करी राखे अथवा किंचित क्षय करी नाखे। इसका मतलब है कि या तो कर्मों का, कुछ कर्मों का उपशम कुछ का क्षय, ऐसा नहीं है। या तो कर्मों का उपशम करते हुए उपशम श्रेणी चढ़ता है, या फिर चारित्र मोहनी कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ता है, जिसे कि छपक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इसका अर्थ और दोनों छंद बोलते हैं एक साथ, फिर और आगे चर्चा करते हैं। अब वर्णो अष्टम गुण थाना, नाम अपूर्व करन बखाना, कछुक मोह उपशम करी राखे अथवा किंचित क्षय करी नाखे। पुष्पांटी पढ़िए अर्थ इसका। अब अपूर्वकरण नामक 8वें गुण स्थान का वर्णन करता हूँ, जहाँ मोह का किंचित उपशम अथवा किंचित क्षय होता है। हाँ देखो, इसका नीचे फुटनोट में क्लियर लिखा है, एक बार यहाँ से पढ़ते हैं फुटनोट में। हाँ देखिए, ये लिखा है ना, उपशम श्रेणी में उपशम और छपक श्रेणी में क्षय होता है। वहां कुछ का उपशम कुछ का क्षय लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि अप्रत्याख्यानावरण का तो उपशम कर दिया, प्रत्याख्यानावरण का क्षय कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरी ही 21 प्रकृति का या तो उपशम कर रहा है या क्षय कर रहा है, ऐसा समझना। देखिए एक और छंद है 8वें गुण स्थान के बारे में, उसे भी पढ़ते हैं। 96 नंबर का छंद है। जे परिणाम भये नहीं कब ही, तिनको उदय देखिए जब ही, तब अष्टम गुण थानक होई, चरित करन दूसरो होई। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए आरती जी, पढ़िए इसका अर्थ। इस गुण स्थान में ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं जैसे पूर्व में कभी नहीं हुए थे, इसलिए इस 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्व करण है। यहाँ चारित्र के तीन तीन कर्णों में से अपूर्व करण नाम का दूसरा कर्ण होता है। हाँ समझ में आया। करण मतलब बेला भाभी, करण मतलब परिणाम, परिणाम, परिणाम परिणाम भी कर्मयोग। नहीं, शुद्ध परिणाम है ना, और ज्यादा बोलेंगे तो शुद्ध परिणाम। 2 बार करण किए थे, एक चौथे गुण स्थान में और दूसरी बार हो रहे हैं ये 7वें के अंत में और 8वें में। तो दूसरा करण, यहाँ पर 3 प्रकार के परिणाम कौन से, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण का काम कब होगा, 7वें गुण स्थान के अंत में, जब वो श्रेणी चढ़ने की तैयारी करेगा तब अधःकरण का परिणाम होगा। और 8वें गुण स्थान में जब श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हो जाता है तब ये अपूर्वकरण, ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी भी नहीं हुए हैं, ऐसे शुद्ध परिणाम को करता है, तब उसे अपूर्वकरण कहते हैं, है ना। तो इस तरह से अब इसमें लिखा है 3 कर्णों में से अपूर्वकरण नाम का दूसरा करण इस गुण स्थान में होता है। तो अब श्रेणी भी समझ में आ गया। अच्छा, कर्मों का क्या होता है इस गुण स्थान में,
सातवें गुणस्थान में कर्मों का क्या था, कौन से कर्म का उदय था, निमित्त। और आठवें गुणस्थान में कौन से कर्म का उदय था, कि छठे गुणस्थान में स्वंजलन कषाय का तीव्र उदय था। सातवें गुणस्थान में स्वंजलन कषाय का मंद उदय है, और आठवें गुणस्थान में स्वंजलन कषाय का मंदतम उदय है। मंदतर, 3 प्रकार की डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही यहाँ पे मंद, मंदतर और मंदतम 3 प्रकार के हुए। तो सातवें गुणस्थान में स्वंजलन कषाय का मंद उदय, आठवें गुणस्थान में स्वंजलन कषाय का मंदतर उदय, और नवें गुणस्थान में स्वंजलन कषाय का मंदतम उदय होता है। क्यों होता है आठवां गुणस्थान, बेला भाभी, कौन से कर्म के उदय से होता है आठवां गुणस्थान? संजलन कषाय के मंदतर कर्म की तरफ। मंदतर है ना, मंदतम मतलब हाई डिग्री, सबसे सुपरलेटिव डिग्री हो गया मंदतर। मंदतर और मंदतम। हाँ, ये मंदतम मंदतर मतलब हाईएस्ट, और ये बीच वाला मंदतर यानी स्वंजलन कषाय का मंदतर उदय इस गुणस्थान में होता है। अब परिणाम कैसे होते होंगे, वीतराग परिणाम कैसे होते होंगे, हमें भी तो ये करना है ना, ये गुणस्थान, मतलब इन गुणस्थानों पे हमें आगे बढ़ना है कि वो कितने उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम होते हैं, वो तो वो जीव जानता है, यह केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, है ना। उन भावों का वर्णन हम शब्द में नहीं कर सकते, किंतु आत्म स्वरूप में स्थिर स्थिर और अधिक स्थिर होते जाना, ऐसे परिणाम इस गुणस्थान में होते हैं। ठीक है, काल कितना है सातवें और आठवें दोनों गुणस्थान का काल अगर कहेंगे तो अंतर्मूर्त काल है। अंतर्मूर्त के बहुत सारे भेद होते हैं, तो 48 मिनट से कम वाला समय वो सातवें और आठवें दोनों गुणस्थान। नवें गुणस्थान का काल भी कितना है कि मध्यम अंतर्मूर्त काल, सब में अंतर्मूर्त काल ही समझना चाहिए आठवें नवें आदि गुणस्थानों में। और अगर इस गुणस्थान से किसी का मरण हो जाए, इन गुणस्थानों में सप्तम गुणस्थान में अष्टम गुणस्थान में मरण हो जाए, मेरे ख्याल से अष्टम में मरण नहीं होता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। सप्तम में अगर मरण हो जाए तो क्या होगा कि उस जीव का गुणस्थान गिरकर वो चौथे गुणस्थान में चला जाएगा, है ना, ये अपन ने बात की थी। क्योंकि सीधे अन्य गति में जाएगा, अन्य भव में जाएगा तो उसका गुणस्थान गिरेगा ही, पांचवें आदि गुणस्थान पर रुकेगा नहीं। तो इसलिए इस तरह का इसका काल की बात हुई, इसमें मरण की बात हुई। अब जो ये सातवें आठवें नवें गुणस्थान में 4 प्रकार की चीजें होती हैं, वो आप नोट करिए। 4 प्रकार की चीजें कौन कौन सी होती जाती हैं? अनंत गुणी विशुद्धता प्रति समय बढ़ती जाती है। अनंत गुणी विशुद्धता बोल रहे हैं, मतलब सातवें गुण स्थान में जितनी विशुद्धता है उससे अनंत गुणी विशुद्धता आठवें में, और आठवें के भी हर प्रति समय विशुद्धता बढ़ती जाती है। कितनी विशुद्धता होती है? तो पहला काम क्या होता है, ये सारे गुण स्थानों में कॉमन बताएंगे, आठवें नवें दसवें तीनों गुण स्थानों में ये कॉमन चीज होगी, क्या होगी? अनंत गुणी विशुद्धता का बढ़ते जाना। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ना। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ जाएगा, है ना। और उसके अलावा पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना घट जाएगा, है ना। और तीसरा होता है कि नई प्रकृति जो कर्म बंध होगा उनकी स्थिति बहुत नहीं होगी, कम स्थिति को लेकर नए कर्म का बंधन होगा। इस प्रकार के ये 4 चीजें कर्मों में होती है, और परिणाम कैसे रहते हैं? अनंत गुणी विशुद्धता को लिए हुए। और इसी समय से गुण श्रेणी निर्जरा भी होने लगती है, आठवें आदि गुण स्थानों से। गुण श्रेणी मतलब अनंत गुणा असंख्यात गुणा निर्जरा प्रति समय होती जाती है। निर्जरा कैसी होती है? असंख्यात गुणा। और शुद्धता कैसी होती है? अनंत गुणा। ये 2 चीजें याद रखना, है ना। मैंने भी जब ये याद किया था तो इसी तरह
परिणाम कैसे होंगे? अनंत गुना विशुद्ध प्रति समय होंगे। और कर्मों की निर्जरा कैसी होगी? असंख्यात गुना कर्म की निर्जरा प्रति समय होती जाती है। इधर परिणाम शुद्ध होते गए, शुद्धता और बढ़ती गई, और उधर कर्म और ज्यादा निर्जरित होते चले गए। अब इसमें जब ये गुणस्थान आदि की चर्चा गोमटसार में पढ़ते हैं तो वहां पर आरती जी ऐसा प्रश्न उठाया, मम्मी ऐसा प्रश्न उठाया वहां पर, क्या प्रश्न उठाया कि परिणाम तो अनंत गुना शुद्ध हो रहे हैं और कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुना ही हो रही है, ऐसा क्यों है? क्या कहा, समझ में आया? लक्ष्मी अंकल क्या प्रश्न पूछा वहां पर कि परिणाम तो अनंत गुना विशुद्ध हो रहे हैं। अनंत गुना समझते हैं कितना सारा होता है? अनंत गुना मतलब बोलने में अनंत गुना लग रहा है, मतलब जितनी विशुद्धता पहले समय में है उससे अनंत गुनी विशुद्धता अगले समय में हो जाए। एक सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं, तो एक एक समय मतलब कितनी विशुद्धता होगी तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष पाना बहुत सरल नहीं है, मतलब सरल है क्योंकि अपना ही परिणाम है, किंतु कठिन है कि कितनी स्थिरता आत्मा में चाहिए, कितनी वीतरागता आत्मा में चाहिए कि अनंत गुना विशुद्धता प्रति समय बढ़ती जाती है और गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय होती जाती है। और गुण श्रेणी निर्जरा कैसी होती है? असंख्यात गुना कर्मों की निर्जरा होते जाना, उसे असंख्यात गुणी गुण श्रेणी निर्जरा कहेंगे। तो ऐसा प्रश्न किया कि परिणाम तो अनंत गुना हो रहे हैं, निर्जरा असंख्यात गुना क्यों हो रही है? अनंत से तो असंख्यात बहुत कम है ना पुष्पा आंटी। तो क्या उत्तर दिया कि इसी तरह के भाव, इसी तरह का भाव और कर्मों का संबंध केवल ज्ञानी ने जाना है। इसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों होता है, ये तो आगम के हिसाब से है और वैसा केवल ज्ञानी ने जाना है। तो इस तरह से ये वाले गुणस्थानों की बात हुई। एक बार शॉर्ट में जो अभी हमने पढ़ा ये 7वें और 8वें गुणस्थान की, उसकी चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रश्न के रूप में लेती हूँ, फिर 9वें गुणस्थान की चर्चा कल से करेंगे, है ना? अनंत गुणा विशुद्धि के बाद में एक चीज और बताई थी आपने। हाँ, 4 चीजें बताई, 4 चीजें। पहली है अनंत गुणी विशुद्धता प्रति समय बढ़ती जाती है। समय। हाँ, दूसरा है पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है, है ना? तीसरा है पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना घटता जाता है। पुण्य प्रकृतियां बढ़ती जाती है और पाप प्रकृतियां घटती जाती हैं। और चौथा है, उसे कहते हैं स्थिति बंधाव सर्पण। उसका अर्थ होता है कि नई कर्म बंध जितना भी होता है वो कम स्थिति वाला होता है। नया कर्म बंधन भी उस समय होता रहेगा बहुत कम, क्योंकि जो कैसे किस कारण कर्म बंधन किस कारण हो रहा है? पुष्पा आंटी सोचा कभी कि किस कारण से कर्म बंधन? यहाँ पे अपन भी पढ़ रहे हैं कि नया कर्म बंधन कम स्थिति वाला होता है। मन वचन काय के योगों के कारण। एक तो योग के कारण और दूसरा अबुद्धि पूर्वक जो परिणाम चल रहे हैं उनके कारण। बुद्धि पूर्वक तो वीतराग परिणाम कर रहा है और वीतराग परिणामों से बंध नहीं होता है। बंध किससे होता है? अभी तक हम पढ़ते आए कि पुण्य और पाप के परिणामों से बंध होता है, और ये अभी अपन श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो श्रेणी में तो वीतराग परिणाम होंगे। तो तुरंत प्रश्न आना चाहिए ना कि नया कर्म जो बोल रहे हैं, नया कर्म बंधता है वो कम स्थिति वाला बनता है, तो जो अबुद्धि पूर्वक वाले परिणाम चलते रहते हैं उसके कारण जो बंध होता है वो बहुत कम स्थिति वाला होता है। तो भाभी जब बुद्धि वाला काम चल रहा है तो उस समय साथ साथ अबुद्धि वाला भी चल रहा है। अबुद्धि पूर्वक, देखो मिथ्यात्व अनादि का है ना आरती जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। अनादि का मिथ्यात्व है, तो अबुद्धि पूर्वक जो ये 10वें गुणस्थान में भी बोलते हैं ना, अभी 10वें गुणस्थान की चर्चा करेंगे, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। वहां पर लोभ विद्यमान है 10वें गुणस्थान में। क्रोध मान माया लोभ स्वंजलम, लोभ का उदय उस गुणस्थान में है।
अब अपन सोच सकते हैं कि 10वें गुण स्थान में पहुंच गए और वहां पर लोभ है मुनिराज को। तो कैसा लोभ है कि वो अबुद्धि पूर्वक वाला लोभ है ना। वो कोई पकड़ में भी मतलब अबुद्धि परिणाम हमारे भी अब अपन करते हैं, वो मतलब बहुत डिटेल में वो चला जाता है कि हम बोलते हैं ना एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो ये सब कॉन्शियस को ही और अबुद्धि पूर्वक और भी अलग चीज है, किंतु अपन समझने के लिए कि वो अबुद्धि पूर्वक वाला लोभ चलता रहता है जो कर्म के उदय के कारण हो रहा है। वास्तव में उस समय स्वंजलन कषाय का बहुत मंदतर से भी मंदतर लोभ कषाय का उदय है, इसलिए 10वां गुण स्थान है। और उदय है तो उसके कारण फिर नवीन बंध भी हो रहा है, तो वो बहुत कम स्थिति वाला हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी बात हुई 7वें और 8वें गुण स्थान की बात हुई। 7वें गुण स्थान के 2 भेद बताए, सातिशय और स्वस्थान। स्वस्थान में है तो 6ठे 7वें गुण स्थान में झूला झूलना होता है, और जब स्वस्थान होता है तब आगे के गुण स्थान में श्रेणी चढ़ने की तैयारी होती है। और जब सातिशय वाला परिणाम होता है उस समय वह जीव 8वें गुण स्थान में बढ़ने की तैयारी करता है, जिसे कि श्रेणी कहते हैं। श्रेणी 2 प्रकार की होती है। श्रेणी चढ़ना का मतलब होता है वीतराग भावों का होना, शुद्ध भावों का होना, उसे कहते हैं श्रेणी चढ़ना। श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। जब चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का, ये अपन रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, है ना। जब चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का, 21 कौन सी, अनंतानुबंधी के अलावा वाली प्रकृतियां, है ना। कौन सी, अप्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन और प्रत्याख्यानावरण, है ना। इनकी 21 प्रकृतियों का, हाँ 21 प्रकृतियों का, और 9 कषाय, इन प्रकृतियों का जब उपशम करते हुए, दबाते हुए आगे बढ़ता है उसे कहते हैं उपशम श्रेणी। और जब इन 21 प्रकृतियों को क्षय करते हुए कोई मुनिराज, कोई जीव आगे बढ़ता है तब कहते हैं वो मुनिराज छपक श्रेणी में है ना। छायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम और छपक दोनों श्रेणी चढ़ सकता है, किंतु द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव मात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। ठीक है पुष्पा आंटी, ध्यान आ गया। इसका लॉजिक भी दिया था कि दर्शन मोहनी का उसने अभी क्षय नहीं किया है, इसलिए वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव, है ना। और विशेष आप इस क्लास को वापस से रिपीट करके सुनना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसमें अपन ने कितना काल होता है उसकी भी बात की, और 4 प्रकार की चीजें जो इस गुण स्थान में होती है उसकी चर्चा भी हमने की। इसके नोट्स बना के कौन डालेगा, बेला भाभी, है ना। 7वें और 8वें गुण स्थान के कंबाइन नोट्स बना के एक बार आप डाल दीजिएगा, और कल से हम 9वें गुण स्थान की चर्चा प्रारंभ करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो भी कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई भी प्रश्न अगर हो। थोड़ा सा कठिन विषय है, किंतु बार बार सुनेंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा, है ना।